सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने कल मटेरियल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इश्यूज़ बताया था कि इश्यूज़ में कल हमने कवर किया है फीफो, लीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसके आगे दो मेथड थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। वो मैंने आपको कल कवर करवा दिया है। तो आप मेरी अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली वीडियो को सुन के आप ये आगे कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो जो आपको प्रैक्टिकल आएगा वो मेनली आएगा इश्यूज़ के अंडर फीफो, लीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। वो भी बेसिकली प्रैक्टिकल में तो नहीं आता है। एवरेज कॉस्ट मेथड आएगा प्रैक्टिकल में, और समटाइम्स स्टैंडर्ड प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस मेथड भी आ जाता है। और बाकी जो ये बेस स्टॉक मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर मार्केट प्राइस मेथड है, ये हम थ्योरी कर रहे हैं। तो जनरली हम अगर बेस स्टॉक मेथड से स्टार्ट करते हैं तो बेस स्टॉक मेथड होता क्या है कि हमें कई बार क्या होता है कि हम कुछ मटेरियल्स परचेज़ करते हैं तो हमें ना कुछ मटेरियल्स का, अपनी इन्वेंट्रीज़ का ना स्टॉक रखना पड़ता है, मिनिमम स्टॉक हमको रखना पड़ता है ताकि क्या हो, हमें अपनी एमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। समटाइम्स हमें कोई एमरजेंसी होती है या भाई हम अपनी दुकान अब खाली थोड़ी रख सकते हैं, तो इसके कारण क्या करते हैं, हम एक मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मेथड। अभी क्या होता है इसमें कि हम उसी प्राइस पे अपने स्टॉक को रखते हैं जिस प्राइस पे हमने एक्चुअल कॉस्ट पे परचेज़ किया होता है मटेरियल्स को, जो हमने बेस स्टॉक में रखने होते हैं, मतलब एमरजेंसी सिचुएशंस पे रखने होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम मेथड तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने परचेजेस किए उनको इश्यू करने के लिए, चाहे हम लीफो करें चाहे हम फीफो करें, वो हमें मेंशन होगा। जनरली हम फीफो करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट समटाइम्स कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमको एक मिनिमम लेवल रखना पड़ता है इन्वेंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, अब आप पेट्रोल पंप की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो जो पेट्रोल पंप होता है ना, उसमें उनको थोड़ा सा रिजर्व रखना पड़ता है पेट्रोल डीजल का। अब ऐसे थोड़ी होगा अगर वो अपना सारा पेट्रोल या डीजल सेल कर देंगे, अगर उनके पास कुछ नहीं बच रहा तो वो अपने पेट्रोल पंप के बाहर बोर्ड थोड़ी लगाएंगे कि भाई वी आर आउट ऑफ द स्टॉक। तो कितना गलत लगता है, किसी की क्या रेपिटेशन रहती है, कोई रेपिटेशन नहीं रह जाती। इसके कारण क्या होता है, उनको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब आप बोलोगे मैम अगर कोई काम कर रहा है तो फिर वो तो स्टॉक को दोबारा अपना जो सामान है वो दोबारा मंगाएगा, उसको पता होना चाहिए कि वो कितना सामान मंगा रहा है। यस, वो मंगाता है, पर उसको हम क्या सीखेंगे, उसको हम सीखेंगे हमारे कंट्रोल में। कंट्रोल जो है वो मटेरियल्स का ही पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बस इतना सीख रहे हैं कि अगर हमें कुछ बोला है क्वेश्चन में कि अगर हमको स्टॉक में उसको रखना है तो हम रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मान के चलो कि मेरे को उन्होंने बोला मेरे 250 यूनिट्स को इशू करना है, और उन्होंने बोला मेरे को कि 250 यूनिट्स ही मैंने स्टॉक रखनी है, ये जो लास्ट 250 यूनिट्स ही मेरे पास बची हैं इनको ही मैंने इशू करना है, और 250 यूनिट्स मेरे पास स्टॉक में भी होनी चाहिए। मैं क्या करूँगी, तो मेरे को पहले स्टॉक में रखना ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि भाई मैं तेरे को इशू नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तो अभी स्टॉक में रखना ज़रूरी है। अगर मैं तेरे को दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मैंने स्टॉक में तो कुछ रखना है। अब ऐसे ही मान के चलो, अगर वो 100 बोलता है कि चल 100 इशू कर दे, अगर मैं 250 में से 100 भी इशू कर दूँगी, मेरे पास तो स्टॉक 150 रह गया ना। बट मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 250, तो मैं उसको 100 भी नहीं इशू कर सकती। अब एक सिचुएशन में मैं उसको इशू कर सकती हूँ कि वो सिचुएशन क्या है कि मेरे पास ज़्यादा मटीरियल्स हों ताकि मैं इशू भी कर पाऊँ और अपना स्टॉक भी रख पाऊँ। और यहाँ क्या होता है कि मान के चलो मेरे पास 300 यूनिट्स बचे हैं, उसमें से वो बोल रहा है कि तू 100 इशू कर दे और मैंने 250 का जो रखना है वो स्टॉक रखना है, 250 का मैंने स्टॉक रखना है। वो बोल रहा है 100 तू इशू कर दे, मेरे पास यूनिट्स हैं 300। तो मैं उसको क्या बोलूँगी, नहीं भाई देख, मैं 250 का तो मैं अपना स्टॉक मेंटेन करूँगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है स्टॉक मेंटेन करने की। हाँ, मेरे पास 50 ज़्यादा है, अगर तूने मेरे से 50 लेने हैं तो मैं तेरे को 50 दे देती हूँ, तू मेरे से 50 खरीद सकता है। तो ये होता है हमारा बेस स्टॉक मेथड। इसकी फॉर एग्जांपल भी आ जाती है, जैसे हमको बताया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक है हमारा 500 यूनिट्स है, ₹40 ईच पे। उसके बाद किसी ने परचेज़ किए 442 रुपीज़ पे, फिर इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स को, फिर परचेज़ कर रहे हैं हम 800 यूनिट्स 48 पे, एंड देन अगेन हम इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स, उसके बाद फिर इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स, फिर परचेज़ कर रहे हैं 600 यूनिट्स, और इशू फिर कर रहे हैं हम 550 यूनिट्स। अब इसमें क्या बोला है, इसने हमें क्वेश्चन में दे भी दिया है कि हमारा पास जो बेस स्टॉक है ना हमने मेंटेन करना है वो 100 यूनिट्स मेंटेन करना है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल आता नहीं है, अगर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको कल टेबल बताया था, आपको सेम वैसे ही इशू और परचेज करना है। रिसिट्स का कॉलम बना के इशू, बैलेंस का कॉलम बना के, वैसे सेम क्वेश्चन होगा। अब क्या करोगे, आपके पास ओपनिंग बैलेंस तो आप पैसे का वैसे ही लिख लोगे, तो उसके बाद आप 500 में से 400 इशू कर दोगे,
तो आपके पास लेफ्ट ओवर क्या बचेगा आपके पास, अभी तो आपने परचेज करे हैं तो आपके पास टोटल 900 यूनिट्स हो जाएंगी। उसके बाद उन 900 यूनिट्स में से आप 600 यूनिट्स को इशू कर दोगे। 400 क्या करोगे आप, इशू करोगे जब इसमें से कर दोगे पहले तो, उसके बाद 200 इसमें से कर दोगे। तो जब आप करोगे तो आपके पास उसके बाद कितना स्टॉक बचेगा जब आप 400 यूनिट्स को इशू कर रहे हो उसी दिन आप पर। एक मिनट, कुछ गलत हो गया है क्वेश्चन में, लेट मी सी वंस। ये 10 को हम इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स, तो इशू कर रहे हैं जब हम, ओके तो देखो अभी जो कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया है ये आपकी फाइनल टच आरके बेल की इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है बेस स्टॉक मेथड की। तो इसमें क्या है, उन्होंने ना लीफो मेथड को फॉलो किया, आप फीफो को भी फॉलो कर सकते हो कि 500 पहले इसमें से इशू कर दिए फिर 100 इसमें से इशू कर दिए। बेसिकली आपके पास बचे कितने, 300 यूनिट्स बचे। फिर उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आपके पास फिर आपने परचेज किए 800 यूनिट्स, तो आपके पास टोटल दोबारा कितने यूनिट हो गए, 300 और 800 1100 यूनिट्स हो गए। फिर 1100 के बाद देन आपने अगेन उसको क्या कर दिया, इशू कर दिया 500 यूनिट्स को। 11 में से 500 यूनिट्स को जब आप इशू करोगे तो आपके पास 600 यूनिट्स बचेंगे। उसके बाद फिर आपने 300 को इशू करना है, फिर आपने 300 को फिर इशू कर दिया तो आपके पास 300 यूनिट्स बच गए यहाँ पे। अभी ये 300 आपके पास बच गए बट यहाँ पे आपने परचेज कर लिया 600 यूनिट्स और, तो आपके पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, 900 यूनिट्स हैं। तो आपको स्टॉक कितने का रखना है, 550 यूनिट्स का। तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो स्टॉक जो है आपका 550 यूनिट्स पे। वेयर एज अगर आपके पास इतने ना बनता, आपके पास कम होता और आपको रखना तो मेंटेन तो 550 करना था, तो फिर क्या बोलते कि आप इशू ही नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको बेसिक मेथड ना समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। देखो आपको मैंने लिखवाया था इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ये सिर्फ थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम मटेरियल्स को इशू करते हैं वो एक्चुअल जितने पे हमने मटेरियल्स को ख़रीदा होता है उस प्राइस से ज़्यादा पर हम उसको इशू करते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या होता है, जिस प्राइस पे मैंने मटेरियल्स खरीदे जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी उससे ज़्यादा प्राइस पे मैं मटेरियल्स को इशू कर रही हूँ, उससे ज़्यादा प्राइस पे मैं मटेरियल्स को दे रही हूँ। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमने ना कवर करना होता है लॉस जो हमारा हो जाता है अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण, या फिर जो अबनॉर्मल रीजंस होते हैं उनके कारण हमारा कई बार लॉस हो जाता है। तो इसके कारण जो मेरे पास वो कॉस्ट आती है ना, मैंने कवर करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि मेरे पास क्या है, हम जब वो एक वाटर टैंक मंगा रहे हैं, अभी जब हम एक वाटर टैंक मंगाते हैं तो आपको पता है जब एक वाटर टैंक आता है तो उसमें से थोड़ी थोड़ी लीकेज हो रही होती है, थोड़ा थोड़ा पानी ना गिरता आ रहा है। तो भी मैं क्या बोलूँगी कि भाई हाँ, अगर अभी हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने एक वाटर टैंक मंगाया था, उसमें 500 लीटर का पानी था जिसका प्राइस 318.50 पर लीटर था। तो उसमें से क्या हुआ कि भाई मेरे को पता है कि भाई उसमें से 2% तो है ना, जो वो पानी जो है वो गिरता ही आता है, वो उसका अब नॉर्मल लॉस ही है कि भाई वो तो होना ही होना है, मेरे को पता है कि तो 2% है ना वो जो पानी है तो वो गिर ही रहा है। तो ये इसको मैं अब नॉर्मल लॉस मानती हूँ। अब जब मैं इसको लॉस मानती हूँ तो मैंने तो उसको पूरे पैसे देने हैं ना टैंकर वाले को। मैं तो 500 लीटर के मेरे पास जितने पैसे बनेंगे मैं तो टैंकर वाले को पूरे पैसे दूंगी। वो तो बोलेगा कि भाई मैडम है ना, अगर पानी गिर रहा है ये तो नॉर्मल बात है, तो इसके पैसे थोड़ी आप काटोगे, तो सीधी सी बात है मैं नहीं काट रही। इसमें क्या होता है कि अब देखो कि भाई 500 जो लीटर मैंने पानी मंगाया उसका रेट था मेरे पास 318.50। उसमें मैंने क्या किया तो मेरे को उसका सही रेट क्या पड़ा, 159,250। इसका जो मैंने आपको बोला ऐसे। तो अब मैंने तुमको बोला कि भाई मेरा नॉर्मल लॉस तो होता ही होता है भाई, 500 लीटर में से मेरा 2% जो पानी है ना वो तो गिरता ही गिरता है। इसका मतलब 10 लीटर तो पानी ऐसे ही चला जाता है, पैसे थोड़ी मैं उसके अब काटूंगी। तो मेरे पास कितना लीटर पानी आता है, 490 लीटर ही आता है, और 159,250 मैंने पैसे उसको पूरे दे रही हूँ मैं 500 लीटर के। फिर मैं क्या करूँगी, मेरे को कॉस्ट प्राइस तो इतनी पड़ रही है 500 लीटर की, पर जब मैं पानी को, अब हम कई बार वैसे तो पानी की एग्जांपल यहाँ पे गलत है कि हम पानी तो अब हमारा जो होता है फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है, बट चलो अब हम मान के चलते हैं कि अब मैं इसको अगर बेच रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा एक्चुअल प्राइस है और जितना लीटर मेरे पास पानी रह गया, ये तो जो 10 लीटर हुआ ये अब नॉर्मल लॉस था, मेरा नॉर्मल लॉस थोड़ी था।
अब भाई अगर तुम पीछे टैंक का जो कैप है वो खुली छोड़ रहे हो और सारा पानी गिर रहा है, वो तो तुम्हारी वजह से ही गिर रहा है ना, तो इसके पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगी? इसके पैसे तो मैं काटूंगी, पर जो मेरा पानी थोड़ा थोड़ा टप 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 करके गिर गया, वो तो मेरा अब नॉर्मल लॉस है। मेरे को पता है कि वो होता ही होता है कि भाई जो मेरा 10 लीटर पानी है वो 2% तो उसने जाना ही जाना है, गिरना ही गिरना है, तो मैं तेरे को पूरे 500 लीटर के ही पैसे दूंगी। पर जब मैंने तेरे को 500 लीटर के पैसे तो पूरे दिए, मेरे पास पानी तो आया 490 लीटर, पैसे मैंने तेरे को पूरे दिए, अब पैसे तो मैंने कहीं से वसूल करने ही है ना, मेरा तो नुकसान हो गया ना। अगर मैं तेरे को इसी रेट पे 490 लीटर के इसी रेट पे 318.50 पर लीटर पे देती हूँ, तो मेरे को तो इतने पैसे रिसीव ही नहीं होंगे, मेरे पास तो पैसे कम आएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैंने जितनी असल में कॉस्ट दी, जितना मेरे पास बचे, जितने लीटर पानी बचा उससे डिवाइड कर दूंगी, तो फिर मेरे पर लीटर की कॉस्ट क्या आएगी, 325 रुपये आएगी। हालांकि मैंने 1 लीटर कितने पे ख़रीदा था, 318.50 पे ख़रीदा था, पर मैं 1 लीटर बेचूंगी कितने पे, 325 रुपये पे बेचूंगी। तो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का क्या मतलब होता है कि जो भी हम मटेरियल्स को ख़रीद रहे हैं उसको हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो यही होता है बस इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इससे अगला मेथड देखो, इससे अगला मेथड क्या है, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम मटेरियल्स को इशू करते हैं उस प्राइस पे जिस दिन उसने प्लेस कर दिया कि नेक्स्ट सप्लाई के लिए। मतलब क्या हुआ इसका कि हमने किसी ने कुछ ऑर्डर किया है, तो उसने बोला कि आप मेरे को नेक्स्ट सप्लाई करना, मैंने उसने अपने सप्लाई का ऑर्डर दिया है कि हाँ भाई मैंने किसी कंपनी को बोला कि मेरे को इतना ऑर्डर चाहिए, तो वो कंपनी मेरे को सप्लाई करेगी। तो जब उसने मेरे को बोला उसी जो मेरे पास उस टाइम मेरे पास जो प्राइस चल रहा होगा ना, तो मैं उससे अगला जो प्राइस आने वाला होएगा अगर मेरे को पता होगा, तो मैं उसको उस प्राइस पे इशू करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। मेरे पास ना मान के चलो कि 2 ऑर्डर आ रखे हैं, तो एक तो जो था वो 20 रुपीज़ का था और दूसरा जो ऑर्डर था मेरे पास वो 22 रुपीज़ का था। पर यूनिट से बता रही हूँ कि मेरे पास 2 ऑर्डर आए हुए थे, एक 20 यूनिट्स का था और एक 22 पर यूनिट का। तो मेरे पास ना इतने इतने यूनिट्स के जो थे वो मेरे पास मटेरियल्स मैंने परचेज़ करके रखे थे। एक पहले मैंने परचेज़ किया वो था मटेरियल 20 यूनिट पे, एक बार फिर मैंने परचेज़ किया था दोबारा, वो मैंने किया था 22 पर यूनिट पे। पर हुआ क्या कि मैंने ना दोबारा कोई ऑर्डर दे दिया, मैं ऐसा एक सप्लायर हूँ, मैंने दोबारा ऑर्डर दिया आगे जिससे मैं मटेरियल ख़रीदती हूँ कि भाई हाँ मेरे को थोड़ा सा मटेरियल चाहिए। तो अब जिससे मैं मटेरियल ख़रीद रही हूँ ना, वो मेरे को बोलता कि मैडम मैं तो आपको 23 रुपये पर यूनिट पे दूंगा। मैंने उससे मटेरियल ख़रीदे तो वो मेरे को बोलता है कि मैं आपको लॉट दूंगा, जो मैं फ़्रेश ख़रीद रही हूँ, फ्रेश परचेज़ कर रही हूँ, कि मैं आपको 23 रुपये पर यूनिट पे दूंगा। हालांकि जो मैंने पहले ख़रीदा था वो 20 पर यूनिट पे और 22 पर यूनिट पे ख़रीदा था। अब उसने बोला कि मैं 23 पर यूनिट पे दूंगा। अभी मैंने एज अ सप्लायर सिर्फ उसको ऑर्डर दिया है कि हाँ भाई तू मेरा ऑर्डर लिख ले और तू मेरे को सप्लाई करवा दियो बाद में, चाहे वो मेरे को 23 पर यूनिट पे करवा रहा है। और अब जब मेरे को आगे किसी से ऑर्डर आया, अब मैं भी तो एक सप्लायर हूँ ना, मेरे से कोई सामान खरीदेगा, अगर मैं किसी से खरीद रही हूँ तो अगला सप्लायर है, और अगर कोई मेरे से खरीद रहा है तो मैं उसके लिए सप्लायर हूँ। अब मेरे को ऑर्डर क्या आ गया कि भाई हाँ किसी ने मेरे को बोला कि हमने भी आपसे सामान खरीदना है, तो वो जब मेरे से सामान खरीदना चाहेगा ना तो मैं उसको 23 रुपये का सामान दूंगी, मेरे पास चाहे सामान पड़ा है 20 और 22 रुपये पर यूनिट का। अभी दोबारा से बोल रही हूँ कि मेरे पास जो सामान मटेरियल पड़ा था वो एक 20 रुपीज़ पर यूनिट पे पड़ा था और एक 22 रुपीज़ पर यूनिट पे पड़ा था। तो मैंने ना और सामान खरीद लिया अपने सप्लायर से, मैंने बोला अभी तू मेरा ऑर्डर लिख ले, तू मेरे को सप्लाई करवा दियो। और वो जो सप्लायर था वो मेरे को बोल रहा है मैं 23 रुपीज़ पर यूनिट पे आपको सप्लाई करवाऊंगा। मैंने बोला चल ठीक है, तो 23 रुपीज़ पर यूनिट पे सप्लाई करा दियो। अब मेरे पास अभी जो ये वाला सामान है ना ये आया नहीं है, मेरे पास सामान पड़ा है सिर्फ ये वाला और ये वाले पर यूनिट पे। तो अभी मेरे पास आगे से ऑर्डर आया कि लोगों ने बोला कि हमने तो 500 यूनिट्स खरीदने हैं आपसे। मेरे पास चाहे वो 500 यूनिट्स पड़े हैं अभी इन दोनों में, पर पड़े हैं वो 20 के प्राइस पे और 22 के प्राइस पे, पर मैं उसको 500 यूनिट किस प्राइस पे दूंगी, 23 के प्राइस पे, कि जो मेरे को नेक्स्ट प्राइस मिला है ना मेरे सप्लायर से, मैं उसी पे तेरे को सारा 500 दूंगी 23 रुपये पे, पहले वाले प्राइस पे नहीं दूंगी। मैं अपना घाटा नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना फ़ायदे में रहूँगी। तो ये आपका नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम नीफो भी लिख देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो
आगे हमारा आ जाता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको एक स्पेसिफिक प्राइस दिए होते हैं कि बस हाँ इस प्राइस पे आपको ख़रीदना है, इस प्राइस पे ही आपको बेचना है। अगर आप किसी ज़्यादा या कम प्राइस पे बेच रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा जो आपका शॉपकीपर है, कोई भी है, उसको कि आपने क्यों ज़्यादा पे ख़रीदा है, आप क्यों कम पे ख़रीद रहे हो। ये बेसिकली किसी, अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल ख़रीदना है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के इश्यूज़ कर रहे हैं उसके लिए होता है। इसकी ना एक लिमिटेशन होती है कि ये बहुत कम एरियाज़ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई जॉब बता रखी हो हमें कि स्पेसिफिकली कोई मटेरियल बता रहा होता है वहाँ पे। इसकी बस थ्योरी है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपके पास अगला मेथड आता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड पे क्या होता है, इसमें जो भी हम रिसीट्स को कलेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ों को मतलब परचेज कर रहे हैं मटेरियल्स को, या हम इशू कर रहे हैं मटेरियल्स को, तो क्या होता है हमारे पास एक, हम पहले ही प्राइस को प्री डिटरमिन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब पहले ही हमने प्राइस को प्री डिटरमिन कर लिया, मतलब कि मैं इतने पे ही इशू करूँगी। मेरा प्री डिटरमाइंड प्राइस है कि मैंने एक प्राइस पहले से ही सोच रखा है कि मैं इतने पे ही इशू करूँगी, चाहे मैंने 22 पे ख़रीदा, चाहे मैंने 18 पे ख़रीदा, चाहे मैंने 30 पे ख़रीद रही हूँ, पर मैंने बोल दिया कि मैं इशू करूँगी तो मैं सिर्फ 23 रुपये पे ही इशू करूँगी, चाहे मेरे को घाटा हो रहा है, चाहे मेरे को फ़ायदा हो रहा है। मैं खरीद चाहे ज़्यादा पे रही हूँ कम पे रही हूँ, पर मैं तेरे को इशू करूँगी 23 रुपये पे ही करूँगी। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। जब हम ये प्राइस सेट करते हैं ना तो सब कुछ देख के करते हैं कि कितना हमारा प्राइस चेंज होगा, कितना नहीं होगा, क्या डिफरेंस आएगा, क्या नहीं आएगा। सो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कि आप जो इशू कर रहे हो वो आप सेम प्राइस पे कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पर आप परचेज चाहे अलग अलग प्राइस पे कर रहे हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और जो आपका लास्ट है वो है आपका मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड में क्या होता है, इसमें ना आपको मार्केट का प्राइस दिया होता है, जो मार्केट में प्राइस प्रिवेलिंग होगा उस टाइम पे। जो आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया होगा, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा ना मार्केट में, उसी प्राइस पे इशू करोगे आप जो आपके मटेरियल्स हैं। परचेज चाहे आपने कम पे किए हैं, अगर आपका मार्केट प्राइस 20 है, परचेज आपने 18 पे किए थे, तो आप उसको 20 पे ही इशू करोगे। और अगर आपने परचेज 22 रुपये पे किए हैं पर मार्केट प्राइस अभी 20 चल रहा है, तो आप उसको 20 पे ही इशू करोगे। कुछ मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आपका मार्केट प्राइस कितना है, उसी पे आप मटेरियल्स को इशू करोगे। तो यहाँ पे हमारा इश्यूज ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मटीरियल्स। मटीरियल्स के आज सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ कि मटीरियल्स के आगे कंट्रोल में होता क्या है। तो इश्यूज जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख ली हूँ। और आगे हम कर रहे हैं कंट्रोल। कंट्रोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कंट्रोल में जो सबसे मेजर है वो है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम कितना ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो हमें कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए, या हम अगर साल में एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें कितना खर्चा पड़ता है। तो ये होता है हमारा EOQ। सो चलो करते हैं। जो ये EOQ आता है ना, ये स्टॉक लेवल्स के अंदर आता है, और स्टॉक लेवल्स में ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। और उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट होता है वो होता है ABC एनालिसिस। आप एक बार लिखो इसको। EOQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रैक्टिकल में आता ही आता है। तो स्टॉक लेवल्स भी प्रैक्टिकल में आते हैं, ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। एक बार मैंने आपको EOQ का जो है वो डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर किया है। उसके बाद ये थ्योरी है, ABC एनालिसिस होते हैं जिसमें। इसके बाद होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जिसको हम लिख देते हैं, चलो आप पूरा ही लिख लो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जिसको हम JIT भी लिख देते हैं, JIT जस्ट इन टाइम। उसके बाद अगला होता है हमारा वेद एनालिसिस है, जिसको हम बोलते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। इसके बाद हमारा आ जाता है जो रेशोज़ आ जाती हैं, कंट्रोल रेशोज़। तो कंट्रोल में सिर्फ इतना ही है। हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी से स्टार्ट कर रही हूँ ABC एनालिसिस में। ABC एनालिसिस क्या होता है कि हम मटेरियल्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, A, B और C में। क्या करते हैं, हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, A, B और C कैटेगरी में। A कैटेगरी में ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे आइटम्स होती हैं जिन पे हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, पर वो क्वांटिटी में ना बहुत थोड़े होते हैं।
फिर बी जो कैटेगरी होते हैं उनमें ऐसी आइटम्स होती हैं जिनमें हमारे पास मीडियम इन्वेस्टमेंट, ठीक ठीक सी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है, पर वो मॉडरेट इन द क्वांटिटी होते हैं। और सी जो होती है ना, सी ऐसी सी कैटेगरीज होती हैं, सी में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो जिस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है, पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में। तो जो ए कैटेगरी वाली आइटम्स होती हैं ना, इस पे हमें रेगुलर और क्लोज कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फिर जो बी कैटेगरी वाली आइटम्स होती हैं, इन पे हमें मीडियम, मतलब मीडियम पैसा लगता है, मीडियम इन्वेस्टमेंट होती है, तो इस पे कंट्रोल की तो ज़रूरत होती है, पर चलो इतनी भी नहीं होती। तो कैटेगरी सी वाली जो आइटम्स होती हैं ये लो वैल्यू आइटम्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। सो यही है जस्ट ABC एनालिसिस, और इसमें कुछ भी नहीं है। कंट्रोल इज़ सो ईजी, इसकी थ्योरी बहुत ईजी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। अगर आप बोल रहे हो कि इसको ABC एनालिसिस को लिखना है, तो मैं लिख भी देती हूँ कि इस पे ਜਿਹੜੀ होती है हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बहुत जो इसकी कम होती है क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी। इसमें जो होती है वो आपकी होती है मॉडरेट इन्वेस्टमेंट होती है, और जो क्वांटिटी होती है वो भी मॉडरेट होती है। इसमें होता है कि लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाई मतलब मच क्वांटिटी, मच मोर क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी होती है, हम ऐसे लिख सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हम अपना कुछ मटेरियल रख रहे हैं अपने पास, हम कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें कोई इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री सिस्टम को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं। अब जब हम किसी भी चीज़ को वेयर हाउसेज में लार्ज टाइम तक स्टोर कर रहे हैं, पर वो हमारी बिक ही नहीं रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ी जा रहा है। मैंने मटेरियल्स तो परचेज़ कर ही रही हूँ, उसका खर्चा मैं अलग से दे रही हूँ, रेंट में अलग से दे रही हूँ जहाँ पे मैंने शॉप खोल ली है, सब लाइटनिंग फैक्ट्री का खर्चा अलग से दे रही हूँ, अब मैं वेयर हाउस का खर्चा अलग से दूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरी ना जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। इसलिए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली इन्वेंट्री कॉस्ट को, जो हम जहाँ पे अपना स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होल्डिंग्स को रिड्यूस करने के लिए हम ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन सिस्टम में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं ना, जहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करती है मटेरियल्स में टू द मिनिमम। फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है तो कई बार हम बजरी वगैरह, जो रेता वगैरह लेके रखते हैं, तो बहुत सारे ना उसको वेयर हाउसेस तो नहीं बोल सकते, उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए। अब किसी जगह पे रखेंगे तो उसका किराया बढ़ता जाएगा। अभी रोड बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो अगले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सामने वाले से, कि भाई हाँ मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, पर जब मेरे को चाहिए होगा ना, तू मेरे को तब सामान दे देगा, जब मेरे को चाहिए होगा तब तू मेरे को, जो रेता मेरे को चाहिए, मेरे को बजरी चाहिए, तो मेरे को तभी दे देगा, ताकि मेरे को स्टोर करना ना पड़े। हाँ मैं तेरे को पैसे थोड़े से ज़्यादा दे दूंगा, और वो जो शॉपकीपर है वो मुकर नहीं सकता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ। तो ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का फ़ायदा होता है। इसके बेसिक एडवांटेजेस क्या होते हैं कि लोअर इन्वेस्टमेंट होती है मटीरियल्स में, हमारी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो हमारी वेस्टेज कम हो जाती है, हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आता है हमारा वेद एनालिसिस। वी मतलब वाइटल, ई मतलब एसेंशियल, और डी मतलब डिज़ायरेबल, मैंने पहले भी बोला था। तो वाइटल मटेरियल्स या फिर वाइटल स्पेयर्स क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर इनकी शॉर्टेज थोड़े टाइम के लिए भी हो जाए ना, तो हमारी प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। कि वाइटल कंपोनेंट्स, वाइटल मटेरियल्स कुछ ऐसे से मटेरियल्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई नीड होती है, अगर ये ना हो तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, पर हाँ इनकी शॉर्टेज के कारण हमारी प्रोडक्शन रुकती नहीं है। हाउएवर कहीं हद तक, मतलब कि कुछ घंटे चल सकती है, पर ज़्यादा टाइम के लिए वो भी नहीं चल सकती। अगर हम बोलें कि फ्यू आवर्स, फ्यू डेज चल सकती है, उसके बाद तो प्रोडक्शन भाई रुकेगी। एसेंशियल कंपोनेंट्स है, कुछ टाइम तक प्रोडक्शन चल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। एक उसके बाद जो हमारा डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं या फिर डिज़ायरेबल स्पेयर्स, डिज़ायरेबल मटेरियल्स क्या होते हैं कि ये प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो होते हैं, पर अगर ये ना भी होना तो ऐसा नहीं होएगा कि हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, हमारी प्रोडक्शन तो चलती रहेगी। ये तो
15 मतलब हफ्ता निकल जाए, महीना निकल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी प्रोडक्शन तो होएगी भाई। इतने भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया, टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम होता है एक हमारा कि हम एक हम ना मटीरियल्स को रखते हैं। इस टू बिन सिस्टम में हमारे पास एक लार्ज बिन होता है और एक स्मॉल बिन होता है। जो हमारा स्मॉल बिन होता है ना, उसमें हम वो वाले मटीरियल्स रखते हैं जो हमें मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए रिक्वायर होते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। स्मॉल बिन में हम वो डालते हैं मटेरियल्स, लार्ज बिन में हम मटेरियल्स डालते हैं जिनको हम इशू भी कर सकते हैं। तो जब हम परचेज़ करते हैं मटेरियल को, सबसे पहले हम उसको स्मॉल बिन में डालते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा रिजर्व के लिए बचे कि जो मैंने मिनिमम लेवल रिक्वायर है, उसके बाद जो हमारा लार्ज बिन में जाता है। और जब मैं इशू करना स्टार्ट करती हूँ अपने मटेरियल्स को, मैं स्टार्टिंग लार्ज बिन से करती हूँ कि मैं लार्ज बिन से मटेरियल्स को इशू कर रही हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास लार्ज बिन मेरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं स्मॉल बिन को यूज़ करती हूँ। और तब तक तो मेरे को पता चल ही जाता है ना कि भाई अब मेरी क्वांटिटी कम हो गई है, तो अब मैं नई क्वांटिटी को ऑर्डर कर लूँ। उसके बाद हमारी आ जाती हैं कंट्रोल रेशोज़। कंट्रोल रेशोज़ आपको पता ही है, इनपुट आउटपुट रेशोज़। फॉर एग्जांपल कंट्रोल रेशोज़ में पहली रेशोज़ होती है इनपुट आउटपुट रेशो। तो इसमें क्या होता है, इनपुट जो क्वांटिटी जो हमारे पास आ रही है, आउटपुट क्वांटिटी इंटू 100, ये है आपकी पहली रेशो। इसमें आपको पता ही है, बहुत सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं बजेटरी टेक्निक्स। इसका एक और थ्योरी पार्ट था, वो मैंने लिखा नहीं। बजेटरी टेक्निक्स जिसमें बिन कार्ड सिस्टम होता है। बिन कार्ड सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे सेम सा ही होता है। उसके बाद होता है स्टोर लेजर, कि हम अपने लेजर खातों को मेंटेन करके रख रहे हैं कि हमें पता हो कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल मैं दे रही हूँ। कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग मेथड होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक आ रहा है, कितना मैं मंगाऊंगी बार बार, ये होता है हमारा कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग मेथड। तो ये जो थी मेरी कंट्रोल की थ्योरी थी। कंट्रोल की थ्योरी मैंने साथ साथ में ही कवर कर दी है। उसके बाद जो बेसिक, जो सबसे मेन पार्ट है आपका, वो अब आ जाती हैं कि स्टॉक लेवल्स क्या होती हैं। स्टॉक लेवल्स की बात करते हैं कि हमने कुछ स्टॉक मेंटेन करना होता है, हमारे पास कुछ स्टॉक लेवल होने चाहिए होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। स्टॉक लेवल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ रीऑर्डर लेवल होता है कि कितनी बार मैं मटेरियल्स को बार बार रीऑर्डर कर रही हूँ, कितनी बार ऑर्डर कर रही हूँ, मिनिमम लेवल कितना मेंटेन कर रही हूँ, मैक्सिमम लेवल मेरे को कितना चाहिए, डेंजर लेवल की भाई हाँ मैं कहाँ पर आ गई हूँ कि भाई इस टाइम पे तो भाई अब मैं डेंजर जोन में हूँ कि मेरे को चाहिए ही चाहिए कि मैं मटेरियल्स को ऑर्डर कर लूँ। फिर आता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हम आज इसके स्टॉक लेवल के फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, जिसका मतलब है कि मैं कितना परचेज़ करूँ या कितना ऑर्डर करूँ, कितनी बार ऑर्डर करूँ, ताकि मेरे पास मटेरियल्स कम ना हो और मेरे को पता हो कि जो मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ मैं। तो ये रीऑर्डर लेवल पहले स्टॉक लेवल में सबसे पहला आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, कि मैक्सिमम कितनी कंजम्पशन हो सकती है, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक बार आप ये लिखो, फिर इसको कल मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करूँगी। मैक्सिमम कंजम्पशन और इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन होता है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंजम्पशन कर रही हूँ। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी बार सामान को मंगा रही हूँ, कितनी बार रीऑर्डर कर रही हूँ, बार बार मैं मंगा रही हूँ सामान को। इसका अगला फार्मूला ये भी होता है, अगर हम लिख सकते हैं मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम कंजम्पशन रिक्वायर्ड टू गेट एवरेज सप्लाईज, टू गेट एवरेज सप्लाईज। उसके बाद होता है मिनिमम लेवल और प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश सप्लाईज। तो देखो इसके 3 फॉर्मूले हैं रीऑर्डर लेवल के, कि आप मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम लेवल, कि मेरे पास मिनिमम लेवल और मिनिमम कंजम्पशन में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए मेरा, उसमें हम ऐड करूँगी मैं कंजम्पशन मेरे को चाहिए जब तक फ्रेश सप्लाईज आ रही हैं उसकी। उसके बाद मिनिमम लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश सप्लाईज, ये आप निकाल लोगे। उसके बाद सेकंड है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम
लेवल का फॉर्मूला, ये साथ साथ में मैं आपको करके दे रही हूँ। चलो अब है मिनिमम लेवल क्या होता है। मिनिमम लेवल होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल मतलब जो हम कर रहे हैं, नॉर्मली कंज्यूम करते हैं हम, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल को हम एवरेज भी बोल देते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन आपकी सेम बात है। इसको अब क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, उसे नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन भी लिख सकते हो, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये आपकी सेम बात है। ये दो फॉर्मूले। उसके बाद आओ थर्ड वन पे। उसके बाद है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जो कि होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी बार आपने एक ही क्वांटिटी को ऑर्डर किया है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये मैं आपको सब क्लियर करूँगी कल क्वेश्चन में कि आपको सब गिवन होता है, तो आप अभी ये सिर्फ लिखते जाओ। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद होता है हमारा डेंजर लेवल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना हमारा है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम लेवल। डेंजर लेवल तो बहुत कम आता है, लाइक एवरेज कंजम्पशन जिसको हम नॉर्मल कंजम्पशन भी बोल देते हैं, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर एमरजेंसी परचेजेस। एमरजेंसी परचेजेस क्या होते हैं कि भाई हाँ अब मेरे को एमरजेंसी में इतना इतना चाहिए, तो मैं उसको स्पेशली एमरजेंसी के लिए बोलती हूँ कि भाई फटाफट मेरे को भेज दे भेज दे भेज दे। तो वो होता है हमारा एमरजेंसी परचेजेस, वहाँ पे वो गिवन होता है क्वेश्चन में। उसके बाद आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल को निकालने के दो फार्मूले होते हैं और दोनों फार्मूलों से अलग अलग आंसर आता है। तो हमें अगर बोलते हैं ना एग्जाम में कि एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के बताओ, तो हमको दोनों से निकाल के दिखाना होता है। जैसे कि आ गया हाफ मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी को आपने रीऑर्डर किया, बार बार ऑर्डर किया। तो ये आपके जो है ये फॉर्मूले हैं। ये है आपका रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन रिक्वायर्ड टू गेट एवरेज फ्रेश सप्लाईज। उसके बाद है यहाँ पे एवरेज फ्रेश सप्लाईज। उसके बाद है मिनिमम लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड को, ये भी फार्मूला याद कर सकते हो। एंड देन मिनिमम लेवल का फार्मूला। उसके बाद आपका मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है, देन डेंजर लेवल इज हियर, एंड देन एवरेज स्टॉक लेवल। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो कल हम करेंगे EOQ, और इसको भी मैं आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगी इन सारे फॉर्मूलों को। तो ये आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।